नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। दिल्ली में कशमकश की स्थिति है। आखिर किसकी बनेगी सरकार, किसके हाथों होगी सत्ता की चाबी। तमाम मुद्दों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि पूरा हरियाणा दिल्ली में लगा हुआ है और सरकार बनाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। कई सर्वे रिपोर्ट्स भी आए हैं। कोई अरविंद केजरीवाल की सरकार बना रहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी को इस बार तख्त पे देखना चाहता है। तमाम सर्वे रिपोर्ट की भी चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। चौधरी साहब नमस्कार, स्वागत है। सर, चर्चा इससे आगे बढ़ा, संपादक भी आपके सानिध्य में मैंने काम भी किया है, मुझे याद है वो दिन। ये इंग्लिश में तो हम लोग कहते हैं कि मोस्ट सीनियर, और हिंदी में हम क्या कहें आपको? नहीं, पत्रकारिता में सुशील सीनियर जूनियर कुछ नहीं, सब बराबर के हकदार होते हैं, क्योंकि पत्रकारिता तब रुक जाती है जब आपको सीखने की ललक जहां खत्म हो जाती है। तो जब सीखने की ललक है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल पहली क्लास में हैं, तो सीखने की ललक बरकरार रहनी चाहिए। इसलिए जूनियर, सीनियर या फिर कनिष्ठ या वरिष्ठ या वरिष्ठतम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम सब बिल्कुल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। सदैव जमीन पर खड़े होकर के जमीन पर बैठकर काम करते रहें, बस इतनी सी बात होनी चाहिए। लेकिन सर हिम्मत नहीं होती। आप, वो दिन याद है मुझे, आप संपादक थे चैनल के, मैं आपके पास रिपोर्टर था, और आज हम लोग दिल्ली चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। अंदर से सवाल ही नहीं बन रहा कि मैं आपसे पूछूं क्या। नहीं, सवाल करिए। हम तो सवाल करने वाले को बिल्कुल उनके सामने बहुत, जैसे फुल टॉस बॉल होता है ना, वैसे टॉस करते हैं और आप वो प्रोत्साहित करेंगे। आप करिए, आप जब, बिल्कुल अच्छी बात है और चर्चा अच्छी होगी निश्चित रूप से। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मुझे भी मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि आज आपको बहुत अच्छी बातें मिलने वाली है, क्योंकि चौधरी साहब अपना द पब्लिक वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन भी, हम पब्लिकेशन भी चलाते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। और राजनीतिक सूझबूझ क्या मैं कायल हूं, मैं इनके सानिध्य में रहा भी हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम दिल्ली में जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, तमाम प्रचार प्रसार जिस तरह से हो रहा है, आखिर किसकी बनेगी सरकार। सर, पहला सवाल, ये सवाल बहुत जैसे कहते हैं बड़ा कठिन सवाल है राजनीतिक दृष्टि से। मैं स्वयं को राजनीतिक विश्लेषक नहीं मानता, बस धरातल पर एक समझबूझ लोगों के साथ मिलने जुलने से जो कुछ चीजें सामने आती है, उसको लेकर कुछ ओपिनियन जरूर सामने आ सकता है। बहरहाल बहुत सारे ओपिनियन सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि आपने बिल्कुल कट टू कट ये सवाल पूछा है, तो आपकी जो इंट्रो है, जहां से आपने शुरुआत की थी कि कसमकस है, निश्चित रूप से मैं एक पत्रकार के रूप में ये मानता हूं कि इस बार दिल्ली असेंबली का चुनाव वाकई कसमकस है और कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर में पहला कोई हो सकता है, दूसरा कोई हो सकता है, कभी पहले और दूसरे स्थान पर कोई तीसरा प्लेयर भी आ सकता है। तो इस प्रकार की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। और कांटे की टक्कर आप समझ सकते हैं, क्योंकि सत्ता में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। लगातार पिछले 10 वर्षों से, उससे पहले भी उन्होंने चुनाव जीते थे, जो थोड़ा खिचड़ी फरोश हुआ था, और उसके बाद 10 साल से तो वो फुल मेजोरिटी, बिल्कुल थंपिंग मेजोरिटी के साथ शासन में रहे हैं। और दूसरे पक्ष भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार 2-3 चुनाव से कोशिश में लगी हुई है, पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि वो किसी तरह से दिल्ली की राजधानी में गद्दी पर बैठे और यहाँ की संरचनाओं में बदलाव करने की कोशिश करे, उसके लिए नीतिगत फैसले वो करे। और तीसरी बात यह है, जो तीसरा प्लेयर है वो है कांग्रेस पार्टी, जो लगातार 10-12 वर्षों से सत्ता से बाहर है, और भारतीय जनता पार्टी तो लगभग 25 वर्षों से दिल्ली में सत्ता से बाहर है। जाहिर है ये कसमकस तो निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग है सुशील। तो फिर क्या होगा? नहीं, आपने जो कांग्रेस का जिक्र किया सर, मैं भी चुनाव प्रचार में गया, 2-3 विधानसभाओं का मैंने जिक्र किया, तो मुझे लगा कि फाइट नेट टू नेट है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ ही है, कांग्रेस बीच में एक, हम ये कहें कि पार्टी के नाते, राष्ट्रीय पार्टी के नाते महज अपनी वो भूमिका निभा रही है कि ठीक है, हम सत्ता में, हम चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पे, अगर 70 सीट का जिक्र करें सर, तो कई सीटों पर कांग्रेस आज भी तीसरे या कई जगहों पे चौथे नंबर पे ही है। 1 नंबर 2 नंबर पे बहुत कम सीट है दिल्ली की। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, तार्किक भी है,
मगर अगर तथ्य की दृष्टि से मैं आपको कहूं, और कुछ सर्वे के संकेत भी इस प्रकार के मिले हैं कि जो सामाजिक संरचना है, क्योंकि दिल्ली की जो डेमोग्राफी है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, वो बहुरंगी चरित्र है यहाँ। तो उसमें से आप किसी खास सेक्शन को लेकर के आगे बढ़ने की बात अगर सोचते हैं, या फिर सोचते हैं कि वो उनके साथ इंटैक्ट हैं, तो ऐसा नहीं रहता है आमतौर पे। इस बार स्थिति थोड़ी बदली है, और इसलिए बदली है कि कुछ सर्वे जो रिपोर्ट में देख रहा था, जब आपका फोन आया उसके बाद मैंने थोड़ा अध्ययन किया और भी कुछ चीजों को देखा, तो सर्वे रिपोर्ट्स में कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कुछ जो समाज का कुछ तबका है जो कि आम आदमी पार्टी को भी जा रहा है, और 20-21% के आसपास वो कांग्रेस पार्टी को भी जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की स्थिति बनी थी, इंडिया ब्लॉक को फायदा उसमें होता। मैं संकेत आपको स्पष्ट ये दे रहा हूं कि जो एससी समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट जो वोटर्स हैं, दलित समाज के जो हैं, तो उनमें से बहुतायत अरविंद केजरीवाल के साथ जा रहे हैं, जैसा कि कुछ सर्वे बता रहा है, और उसमें 21% के आसपास कांग्रेस को भी जा रहा है। तो ऐसे में कंप्लीटली उसको नकार देना ठीक नहीं होगा, और पत्रकारिता का गणित भी इस प्रकार की अनुमति नहीं देता, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि देखिए, कभी भी किसी पार्टी को, आप राजनीति में कभी भी कोई बहुत तेज गति से एकदम से उछल जाता है, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। हाँ, ये वो सीटों में कितना तब्दील होता है, ये बात हो सकती है। इस पर आपके सवाल को मैं मानता हूं कि ठीक आपने जो कहा है कि कांग्रेस पार्टी तीसरे चौथे नंबर पे है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीटों में वो चीजें तब्दील होती नहीं दिख रही है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं तो फिर आखिर जो सर्वे, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, और आपका अपना राजनीतिक रणनीतिक अनुभव क्या कहता है? देखिए, 5 फरवरी को चुनाव है और 8 को रिजल्ट आ जाएगा, तो सब कुछ सामने होगा। लेकिन क्योंकि अपना अपना आकलन होता है, लोगों के काम करने के तरीके होते हैं, और विश्लेषण के अपने अपने एक तरीके होते हैं, कुछ फॉर्मूला सबका अपना, सबका एक जैसा नहीं होता है। तो अब अभी अगर मैं बात करूं, दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ वोटर्स हैं। वोटर्स की संख्या लगातार, अगर आप देखेंगे 2015 में, 2020 में, और अब 2024 में, यानी 5 से 7 लाख, हाँ 5 से 7 लाख वोटर्स जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इस बार 1.55 करोड़ हैं एज पर द डाटा ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसमें मेल मेंबर 83.49 लाख हैं, और फीमेल जो हैं वो 71.74 लाख हैं। इसमें से मैं ये जो सवाल आपने पूछा है, और उसके संदर्भ में जो कुछ ये वोटर्स के जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसी से कुछ जवाब भी आपके लिए निकलेगा। तो जैसे इसमें से यंग वोटर्स जो हैं वो 25 लाख, लगभग 25.26 लाख के आसपास जो हैं वो यंग वोटर्स हैं, जो कि 20 से 29 वर्ष के हैं। और आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, या कोई अन्य स्थानीय भी बातें होती हैं, तो हमेशा उनका निशाना हमेशा ये 20 से 29 वर्ष के बीच के जो वोटर्स होते हैं, यंगस्टर की तरफ, जी बिल्कुल, उनको अपने पाले में लाने, उन्हें आकर्षित करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी या फिर खास तौर से प्रधानमंत्री पुरजोर कोशिश करते हैं, अपने भाषण के माध्यम से, अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज के माध्यम से भी। तो लगभग 25 लाख वोटर्स जो हैं दिल्ली में इस बार, वो यंग वोटर्स हैं। और उसमें से जो नए वोटर्स हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर हैं 18 से 19 साल के, वो लगभग 2.808 लाख के आसपास हैं, इस तरह से। तो ये जो 25-26 लाख के आसपास जो वोटर्स हैं, ये बड़ा अहम रोल अदा करने वाले हैं। इसमें देखना होगा कि कितना परसेंट अरविंद केजरीवाल ले पाते हैं, कितना परसेंट राहुल गांधी, जो अपने को अभी भी 50 के बाद भी अपने को यंग मानते हैं, और वो कितना ले पाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के, उनके दायरे में कितने वोटर्स इससे निकलकर उनके पास आ पाते हैं। और दूसरा फैक्टर ये है, वो है फीमेल का, कि फीमेल वोटर्स ना 71.74 लाख है। ये जो है, यही सत्ता बनाने की चाबी इनके पास है। 71.74 लाख जो है, इनके पास चाबी है दिल्ली में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि महिलाओं के पास जो चाबी है वो कैसे आई है, वो आई है जो इलेक्शन मैनिफेस्टो के द्वारा जो ये लोग फ्रीबीज
जैसा आजकल एक जो फ्रेज चल गया, हालांकि मैं उसे कल्याणकारी योजना मानता हूं कि अगर कोई ऐसा तबका है जिसको आवश्यकता है किसी चीज की, तो उसको देने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है हमारे, जो डेमोक्रेसी है। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार 10 वर्षों से सत्ता में हैं, तो उनके निशाने पर महिलाएं रही हैं। निशाने पर का मतलब कि उनको ईज करने का, उनको अपीज करने की दृष्टि से, और उसी तरह से हम इस शब्द को ऐसे कह सकते हैं, उनका टारगेट वोटर शुरू से महिलाएं रही हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो उन्होंने कल्याणकारी अपनी योजनाएं जो रखी हैं उनके लिए जिस तरह की, उस पर आगे अगले स्टेप में जब आप सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो उनको टारगेट किया गया है लगातार 10 वर्षों तक, उनको अपीजमेंट, अगर तुष्टिकरण की बात आप करें एक राजनीतिक भाषा में ही, तो उनका तुष्टिकरण लगातार वो करते रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि उनके टारगेट पर वो महिलाएं जो वोटर्स हैं वो आती हैं। और कांग्रेस पार्टी भी कोशिश, इस बार जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो दिल्ली असेंबली के लिए जारी किया है, उसमें उनके निशाने पर भी महिला वोटर्स हैं। तो ये बहुत अहम रोल अदा करने वाली है। अब इसमें से आप देखिए कि जो लगातार 10 वर्षों से जिनसे फायदा महिलाएं अधिकतम लेती रही हैं, तो क्या वो पाला बदल लेंगी, भाजपा के पाले में वो जाएंगी? तो अब तक के जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उससे यही संकेत मिल रहा है कि वो महिलाएं पाला नहीं बदल रही हैं। यानी 61-62% के आसपास जो महिलाएं हैं, अगर 100 महिलाएं हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, तो उनमें से अब भी 60 से 65 महिलाएं ऐसी हैं जो अब भी वो वोटर आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं मजबूती के साथ। उनमें से कुछ जो छिटक रही हैं, वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कांग्रेस के पाले में नहीं जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रही है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिन महिलाओं ने पिछली बार 2020 में वोट किए थे, उस 100 में से, उसमें से अगर आप देखेंगे तो उसमें से बहुतायत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, साथ हैं, लेकिन उनमें से भी लगभग 20-25% ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे महिला वोटर्स हैं जो कि आम आदमी पार्टी के पाले में जा रही हैं। तो इसी से मैं कहता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, पत्रकारों के लिए भी कसमकस की स्थिति है कि आपके इस टू द पॉइंट सवाल का क्या जवाब दिया जाए। निश्चित तौर पर तमाम सर्वे रिपोर्ट, आपने भी कई सर्वे कराए हैं, हम लोगों ने भी किए हैं कई सर्वे, उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन आज की स्थिति का जिक्र करूं, आज 31 जनवरी है, 5 को चुनाव होने हैं, आज की स्थिति दिल्ली में क्या है? देखिए आज की स्थिति तो यही है, अगर मुझे लगता है शायद अलग अलग दलों के जो फॉलोवर्स हैं और आपके चैनल पे देखते हैं लोग, तो शायद हमसे कुछ नाराज भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता में शायद दोबारा अरविंद केजरीवाल वापस आ रहे हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और आज देखिए, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आज 31 जनवरी है और अगले 3 से 4 दिन और हैं। ये 4 दिन जो है वो कयामत की रात की संज्ञा आप इसे दे सकते हैं। आज प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है दिल्ली में, उन्होंने भी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, तो अगले 4 दिनों की जो स्थिति है उसमें बहुत सारा उलटफेर हो सकता है। जैसे मैं एक सट्टा बाजार की बात करूं कि सट्टा बाजार ने जो आकलन करके चीजों को जारी किया है या जो वहां से फ्लैश निकले हैं, तो उनमें से पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 31-32 सीटें इस तरह से बताया था, उनके पास 35 के आसपास का कहा था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हाल के कुछ दिनों में काफी सुधार आया है, ऐसा उन्होंने कहा है। सट्टा बाजार का जो आकलन होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हम सब लंबे अरसे से पत्रकारिता में हैं और इस देश के चुनावी परिणाम को बहुत कुछ वो कहते हैं, कहने में सक्षम होते हैं, इस तरह का देखा गया है अक्सर। कई बार ओपिनियन पोल्स जो हैं वो बेकार साबित हो जाते हैं, निष्प्रभावी होते हैं, वो बिल्कुल गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन इनका आकलन बड़ा सटीक कई बार होता है। तो इसीलिए मैंने यहीं से शुरुआत की आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो उसमें से आप देखेंगे कि जो ये सट्टा बाजार का जो मामला है, तो ये कहते हैं कि 70 में से 36 सीटें इन्होंने पहले दी थी आम आदमी पार्टी को। ये फलौदी सट्टा बाजार का सर्वे जो सामने आया है और मीडिया में जबरदस्त चर्चा में भी है। और हाल ही में फिर इसने कुछ उनकी सीट बढ़ने की बात कह दी आम आदमी पार्टी की, जो कि
39 से 41 सीटें तक ये जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको मान रहा हूं, मैं तो क्योंकि आप ओपिनियन पोल्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए किसी ने क्या कुछ कहा है उस पर कहते हुए फिर आगे मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा आपके दर्शकों के लिए। तो इन्होंने कहा कि हाल में फिर यानी पिछले 2-4-5 दिनों में सुधार हुआ है आम आदमी पार्टी की स्थिति में और उसमें 39 से 41 सीटें भी इनको मिल सकती हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 29 से 31 सीटें दी हैं एक तरह से, यानी इनको 5 से 6 सीटों की दरकार होगी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज होने के लिए। कम से कम वहां चाहिए 36 सीटें चाहिए उनको बहुमत के लिए। और कांग्रेस को इन्होंने, जैसे कि आपने सवाल किया और आपने आशंका जाहिर की और कुछ बातें आपने कही कांग्रेस के बारे में, तो वैसा ही कुछ संकेत इस सट्टा बाजार के सर्वे में मिला है कि कांग्रेस पार्टी का जिक्र तक नहीं है इसमें। कांग्रेस को कोई फैक्टर ही नहीं माना है एक तरह से। अगर आप यानी इससे तो ये जाहिर होता है, इससे मैं अगर ये धरातल पर उतरता है तो मैं ये कह रहा हूं तो, और बहुत सावधानी से मैं अगर शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा सर्वे नहीं है, जाहिर है किसी संस्था का है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को इसने फैक्टर नहीं माना, क्योंकि इसलिए नहीं माना है कि पिछली बार 2020 में इनको केवल और केवल 4% के आसपास वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैंने, लोकसभा चुनाव का विधानसभा चुनाव से कुछ लेना देना होता नहीं है। वैसे चर्चा करने के लिए कुछ भी आदमी उसका आंकड़ा कहता रहे, होता नहीं इस देश में, ये बिल्कुल स्पष्ट है और कई बार कई चुनाव में ये चीजें साबित हो चुकी हैं। तो कांग्रेस को फैक्टर नहीं माना, 4% के आसपास वोट है, वो कहते हैं कि ये किसी लायक नहीं है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में ही कसमकस की स्थिति बनी हुई है कि कौन, अगर 5-7 सीटें इनको बढ़ गई तो ये सत्ता में आ जाएंगे, 5-7 सीटें उनके पाले में चली गई तो आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में स्थापित हो सकती है। तो ये इससे तो एक बात तो एकदम स्पष्ट हो रही है कि कसमकस की स्थिति है। आपने इंट्रो में जो शब्द यूज किए हैं बहुत लाजिम शब्द है और बहुत रेलिवेंट प्रासंगिक शब्द है आज की इस चर्चा की दृष्टि से। सर सवाल एक और मेरे जहन में, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंप्लीट कर। मैं दिल्ली चुनाव को देख रहा हूं करीब से, मैं कई जगह गया भी चुनाव प्रचार में, कई लोगों से मेरी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि पूरा हरियाणा लगा हुआ है वहां। आखिर अरविंद केजरीवाल की कौन सी ऐसी यूएसपी है जिसको पूरी बीजेपी, इवन देश के प्रधानमंत्री बतौर भारतीय जनता पार्टी नेता अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं और उस यूएसपी को अभी तक वो बीट नहीं कर पा रही है बीजेपी? देखिए, इसमें बहुत कारण है। बहुत कारणों में से कुछ मुख्य कारणों की चर्चा मैं आपसे करूंगा और मुझे लगता है कि आपके दर्शक शायद इस बात से सहमत होंगे, जो भाजपा के समर्थक होंगे या दूसरी दलों के भी समर्थक अगर होंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने आप में एक यूएसपी है, अपने आप में एक एसेट है, पॉलिटिकल एसेट है उस पार्टी के लिए। जो पिछले 12 या 15 वर्षों का उसका संघर्ष है, आंदोलन से लेकर के सत्ता में आने तक का और अब तक का 2024 तक का की जो उनकी पॉलिटिकल यात्रा रही है, तो अरविंद केजरीवाल नाम का जो एक एसेट पहाड़ की तरह दिल्ली में खड़ा हो गया और शीला दीक्षित जैसे टॉल फिगर को उन्होंने पूरी तरह वॉश आउट कर दिया और एक नेशनल पार्टी जो लगातार 3 बार सत्ता में रही, वहां लगातार 3 बार सत्ता में रही शीला दीक्षित के नेतृत्व में, उनको उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, 4% वोट पे लाकर उनको खड़ा कर दिया है। अब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि भाजपा की बात आपने कही है, तो उसमें मेरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी से, आपके सवाल के जवाब में, कि पिछले 10 सालों में या 15 सालों में आप दिल्ली में कोई एक नेता अरविंद केजरीवाल के बराबर खड़ा क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल सही सर, मेरे जेहन में था, जब मैं सवाल कर रहा था तो मेरे जेहन में था कि आज भी उस कद का नेता, या तो फिर वो टारगेट केवल प्रधानमंत्री को, मोदी को करते हैं, और जब मोदी को उतरना पड़ा तो क्या भारतीय जनता पार्टी में उस कद का कोई नेता नहीं जो उसको टक्कर ले सके और उस सवाल जवाब कर सके? बिल्कुल सही सर जी। तो अब इसमें आप देखिए, लगातार इनके तो अध्यक्ष बदलते रहे, आप कोई चेहरा ऐसा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये एक्सपेरिमेंट करती है कि वो सीएम पद के लिए किसी व्यक्ति को अनाउंस नहीं करती है,
ये अलग बात हो, ठीक है, उनकी रणनीति का हिस्सा ये हो लेकिन इन्होंने किरण बेदी को कर भी रखा था सर, हम लोग शायद आपने भी कवर किया था। लेकिन आप एक तो पहले जिसको लेकर आए, आपका आकलन उनके बारे में गलत निकल गया, जनता ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। आपने अपने पुराने लोगों को ही, जैसे कि अलग-अलग राज्यों में अगर मैं बात करूं, हरियाणा में या राजस्थान में चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए विधानसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी ने ताश के पत्तों की तरह सांसद, पूर्व सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधानसभा में जो एमएलए थे वर्तमान, उनको ताश के पत्तों की तरफ फेंट करके उन्होंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और उसका फायदा उनको मिला कि बहुत बहुत जगह पे सांसदों को उन्होंने उतार दिया। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कृषि मंत्री थे, वैसे लोगों को वहां उतारा, फग्गन सिंह कुलस्ते को उतार दिया। उसी तरह से राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो आप राज्यसभा के देखिए कैसे कैसे लोगों को और कैसे जो सांसद थे उनको उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ाया और उसमें उनको फायदा हुआ। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी इन्होंने इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया। हरियाणा में आपको पता है कि हरियाणा में किस प्रकार का उन्होंने किया, कैसे कैसे किया, सांसदों को जो वर्तमान थे उनको उस वक्त लोकसभा में नहीं उतारा और उसके बाद विधानसभा में उतार दिया। तो इस तरह के ताश के पत्ते की तरफ फेंटने का जो उनका एक्सपेरिमेंट है वो बड़ा सफल रहा है और वैसा ही कुछ उन्होंने दिल्ली में भी इस बार भाजपा ने किया है। जैसे नई दिल्ली क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल है, वैसे ही जैसे आपने देखा जो सांसद थे विधूरी, उसको भी उन्होंने एमएलए का टिकट देके उतार दिया है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या अगर विधूरी और प्रवेश वर्मा को आपने प्रमुखता से और ऐसी सीटों पर उतारा है, दो स्टालवार्ड लीडर जो आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हैं या फिर अरविंद केजरीवाल हैं, उनको धराशायी करने के लिए आपने उसमें लगाया है। क्या इन दो में से कोई ऐसा फिगर नहीं था जिसका जातिगत आधार भी बड़ा मजबूत है, वहां बहुत मजबूत है, क्योंकि हम लंबे समय से, हमने तो दिल्ली असेंबली, फर्स्ट असेंबली का भी चुनाव कवर किया था लंबे समय तक, बिल्कुल हमें पता है। तो इनका साहब सिंह वर्मा का आधार कितना मजबूत होता था और आज प्रवेश सिंह वर्मा ने उस चीज को प्रूव किया है कि लगातार एक बार सेंटिमेंटल तो कैसे आप कर सकते हो लेकिन दूसरी बार नहीं कर सकते। तो ये लगातार सांसद बनते रहे और इस बार उनको वहां नहीं उतार करके उन्होंने असेंबली में उतार दिया। आप इसको सीएम फेस के तौर पर या प्रमुख समय रहते ही आप इसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते, तो कम से कम एक जो बड़ा तबका है जातिगत, क्योंकि राजनीति देखो जातिगत परिधि से बाहर भारत की राजनीति नहीं हो सकती किसी सूरत में। कहता रहे मैं इसको नहीं मानता, कुछ भी कहता रहे, नहीं होगा। तो आपको कम से कम एक चंक जो ऐसा था, जो बड़ा चंक था आउटर दिल्ली और वेस्ट दिल्ली का, कुछ पोर्शन ईस्ट दिल्ली का भी, वो पूरा का पूरा सेंट्रल दिल्ली की पार्ट में भी अगर आप चले जाएं, इसमें भी ये पूरा का पूरा जो रिंग रोड आप देखते हैं दिल्ली का, तो उसमें से ये बड़ा का बड़ा पार्ट आप इंश्योर कर लेते अपने लिए, इंश्योर कर लेते। दूसरा, प्रवेश वर्मा बहुत साफ छवि का चेहरा, यंग भी है कंपैरेटिवली, बोलता बहुत अच्छा है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे अधिक वोकल अगर कोई एमपी दिल्ली का रहा है अपने उसके टर्म में, दोनों ही टर्म में, तो वो प्रवेश वर्मा, क्योंकि लगातार मैं संसद को देखता हूं बहुत माइन्यूटली और मॉनिटर करता हूं वहां की एक्टिविटीज को, तो इसीलिए सबसे ज्यादा वोकल रहा है। तो आपने ये चेहरा जब आपका उठ रहा था तो आप इस चेहरा को नर्चर करना चाहिए था। मुझे नहीं पता क्या मजबूरी पार्टी की है कि इन्होंने उसको उस हिसाब से सामने नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने इनको खड़ा करके वहीं तक इनको सीमित कर दिया। इसका फायदा आपको कहां दूसरी सीटों पे, तीसरी सीटों पे, मुझे नहीं लगता कि वैसा मिलेगा तब तक जब तक कि पार्टी इस प्रकार का संकेत न दे या इस प्रकार के विचारों को फैलाए नहीं कि प्रवेश वर्मा ही उड़वी सीएम है भाजपा के, अगर भाजपा सत्ता में आती है तो तब तक दूसरी सीटों पे आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरी बात लंबी हो गई कि ये जो इस प्रकार के जो लोग हैं, इनको आपने उसके बराबर खड़ा नहीं किया। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आ जाते हैं जिनका जनाधार उस हिसाब से नहीं है। वो पार्षद बन सकते हैं, कल को मेयर बन सकते हैं या कुछ इस तरह की चीजें। लोकल बॉडीज का चुनाव बिल्कुल अलग होता है और बहुत लिमिटेड होता है। पहला नगर निगम का चुनाव अभी सुशील मैंने कवर किया है, दिल्ली का कवर किया है, तो मैं वहां की चीजों को मैं जानता और समझता हूँ। तो सब नए पौध हैं, उस वक्त तो कुछ और स्थिति थी। मुझे बड़ा शॉकिंग लगता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे
साफ छवि के लोगों को जो लगातार बैटिंग करते रहे, लगातार जीतते रहे, विषम से विषम परिस्थिति में भी वो जीत कर आए, वैसे लोगों को बिल्कुल ही साइड कर दिया गया। इसी दरकिनार तरह कर से दिया। और भी चेहरे हैं भाजपा में जिनको आपने बिल्कुल साइड किया। ठीक है, सांसद दूसरे वोट उठाकर लाए, मगर ऐसे लोगों को सामने लाकर आप उसका फायदा उठा सकते थे, जिसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो, अब इसके पीछे क्या है इसका अंदाजा मुझे नहीं, क्या कारण है। पार्टी की अपनी नेतृत्व का अपना कुछ हो सकता है इसमें गुनाभाग, लेकिन ये जो कमियां हैं ना, इस कमियों को मैं मानता हूं कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को बीट करने में इसीलिए पिछड़ती है और पिछड़ती रही है। इस बार का नजारा आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरा, ये तो पहला कारक आपने बता दिया। एक और कारक कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस बीजेपी ने इस फ्री की रेवड़ी का विरोध किया था या मजाक उड़ाया था, आज मैनिफेस्टो में वही चीज आपने शामिल कर दिया। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि उसी अरविंद केजरीवाल के राह पे आप खुद हैं। जब आप खुद वो करना चाहते हैं तो उसको गलत क्यों कहें? हाँ, ये मैं मानता हूं। देखिए, कुल मिलाकर जो इस बार का दिल्ली असेंबली इलेक्शन है, हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के ट्रैप में फंस गई है। आप फ्रीबीज की बात करते हो, तो फ्रीबीज की बात आप जब करते हैं, कुछ चीजों को तो जब केंद्र से लागू करते हैं तो आप कहते हैं ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। मैं उसके समर्थन में हूं, मैं उसे बुरा नहीं मानता कि जिस तबके को उठाने की आवश्यकता है, सहलाने की आवश्यकता है, सपोर्ट देने की जरूरत है, एकदम दीजिए, बिल्कुल दीजिए, होना भी चाहिए ऐसा, ये जरूरी है और देश के विकास के लिए भी जरूरी है, सामाजिक विकास के लिए भी जरूरी है, सामाजिक जो समरसता है उसके लिए बहुत ये आवश्यक है। लेकिन आप जब इस प्रकार की आलोचना करते, जब इस प्रकार की चीजें कहते हैं और आपका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो, अब आप गारंटी की बातें आप कर रहे हैं, आप जो केजरीवाल गारंटी शब्द यूज करता था, आप गारंटी की बातें आप भी करने लगे हैं। और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपका सवाल उससे संबंधित है, कि तीनों दलों ने अपने मैनिफेस्टो में जो गारंटी दी है, तीनों ने गारंटी शब्द यूज किए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ने। और इनके निशाने पे क्या है, इन्होंने बड़ा कैटेगराइज, जैसे क्लासिफाई करते हैं, वैसे तो देखिए बहुत लंबा चौड़ा किताब इनका होता है जब इलेक्शन मैनिफेस्टो ये लोग बनाते हैं, लेकिन जब आप ये गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी की बात करते हैं, तो वो स्पेसिफिक वोटर्स, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ वोटर्स की बात भी करते हैं, उस ओर ये इशारा डालते हैं। जैसे सबसे ज्यादा, अगर तीनों ही दलों का सबसे अधिक फोकस है इस बार की गारंटी में, तो वो है महिला वोटर्स। उनके लिए जो मासिक भत्ता देने की बात है, किसी ने 2500, किसी ने 3500, जो भी बातें इन्होंने कही हैं अलग अलग उसमें। उसके बाद दूसरा उनके निशाने पर है बुजुर्ग, तो बुजुर्गों के लिए भी पेंशन है और इलाज की बातें कही जा रही हैं। कोई 10 लाख की बातें करता है, कोई ये कह रहा है कि आयुष्मान योजना के तहत उन्होंने भी कहा 10 लाख की बात हम करेंगे फ्री। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, कंप्लीटली फ्री इलाज आपको देंगे। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि राजस्थान की तरह हम 25 लाख वाला मॉडल लागू करेंगे। ठीक है, तीसरी बात आती है, वो है युवा, जिसके लिए मैंने आपको कहा कि जो 26 लाख के आसपास वोटर्स हैं, उस युवा के लिए वैसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके लिए टारगेट तो ये कर रहे हैं कि रोजगार देंगे, हम 50,000 रोजगार देंगे, केवल 50,000 ही युवा वहां बेरोजगार नहीं है। ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली बातें ऐसी मुझे लग रही है। तो रोजगार और उनके लिए अलग से कुछ ऐसी चीजें जैसे स्किल इंडिया, या फिर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, जो केंद्र सरकार की योजना है उनके लिए अप्रेंटिसशिप का जो प्रोविजंस लाया गया है। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि हम वहां इतना पैसा देते हैं, कर्नाटका में हमने लागू कर रखा है अप्रेंटिसशिप का, हर युवा को हम इतने पैसे देंगे, इतना देंगे, इतना, इस तरह की वो लोकसभा में जो उन्होंने किया था वही चीजें उन्होंने यहाँ दिल्ली के लिए भी जारी कर दिया है इस तरह से। और महिलाओं के लिए जैसे सिलेंडर की बातें उन्होंने कर दी हैं, तीनों ही दलों ने की हैं, पहले नहीं करते थे, भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं करती थी, करने लगी है। अगला एक टारगेट है, सेक्शन है, चाहे वो किसी जाति का हो, ऑटो रिक्शा चालक। ये आप तीनों दलों के मुंह से, आप अभी बड़े बड़े नेताओं के मुंह से आप ये शब्द आप सुनेंगे कि ऑटो रिक्शा चालक को हम मदद देंगे। मदद क्या देंगे? उनकी बेटी की शादी में हम इतने पैसे देंगे, कोई ये कह रहा है उनकी बेटी की शादी में हम इतने पैसे देंगे, और उनको इस प्रकार की हम मदद करेंगे उनको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के क्लासिफिकेशन ऑफ वोटर्स में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑटो रिक्शा चालक रहा है। ये वही मुख्य प्लेटफॉर्म या फिर मुख्य सोर्स है
माउथ पब्लिसिटी का वोटर्स में, बोलने में, और दूसरा बहुत मजबूती के साथ इकट्ठा होकर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये हमेशा जाते रहे हैं। तो इस पर टारगेट है, इस पर निशाना है इस बार भारतीय जनता पार्टी का भी, इसीलिए खास तौर से इसको क्लासिफाई करके इस पर फोकस किया गया है, कुछ बातें इसके लिए कही गई हैं। आप अगर आम नागरिक की बात करें तो स्वास्थ्य बीमा की जो बात है उसमें तो सारे आ जाते हैं, और महिलाओं के लिए जो न्यूट्रिशन किट्स की बात भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से, अलग तरह का वो सामने, उनके सामने जाल फेंका है कि 21,000 रुपए भी देंगे और 3 किट्स भी इस तरह का देंगे जो उनके लिए न्यूट्रिशन से संबंधित खाने पीने ये वो इस तरह की चीजों के लिए हम उनको देंगे, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने ये बातें कही हैं। दूसरा, जो लेबरर्स हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, वो गर्भवती अगर होती हैं तो उनके लिए कुछ छुट्टियों की बातें भी कही गई हैं कि वैतनिक छुट्टी मिलेगी, यानी पैसे के साथ, वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी, ये नहीं कि छुट्टी लिया तो आपका पैसा कट जाएगा। इस तरह की, देखिए यहाँ की राजनीति में अच्छी बात है कि आप अब क्लासिफाई करके फोकस्ड वे में जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो चीज चाहिए उसके वेलफेयर दृष्टि से डे टू डे की उसकी अपनी जिंदगी में जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उस दिशा में इन दलों ने सोचना शुरू कर दिया है, और उसका श्रेय, कोई दो राय नहीं है, उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है, उनकी राजनीति को जाता है। वहीं से उन्होंने इस प्रकार की चीजें शुरू हुई है, उन्होंने ही शुरू की है, और अब उनके पाले में, इसीलिए मैंने कहा कि उनके ट्रैप में ये लोग अब आ गए हैं और उनके सांचे में जाकर सोचने लगे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं। मैं इसलिए कहा, ये ट्रैप वाली बात इसलिए कहा, दर्शकों को एक बार पुनः मैं थोड़ा सा एक लाइन वो कर दूं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार एक कहती है कि जो मैं कर रहा हूं वैसी ही घोषणा अब बीजेपी कर रही है, वही चीज बीजेपी करना चाहती है जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। और निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि जो वोटर्स है, जो जनता है दिल्ली की, आपने भी बहुत लंबा अरसा निकाला है दिल्ली में पत्रकारिता का, मैं भी गाहे बगाहे कई बार मैंने भी दिल्ली की पत्रकारिता की है और ग्राउंड लेवल पे मैंने किया है। अब जनता की बात कर लेते हैं, अभी तक नेता की बात होती रही, जनता वहां की कैसी है दिल्ली की? क्या ट्रैप में फंसने वाली है, या फिर जनता पहले से मन बना ली है चाहे कोई आ जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें जो करना है वही करें? नहीं, देखिए, कुछ पोर्शन ऐसा होता है, बहुतायत ऐसा होता है जो समर्थक हैं, और कुछ जो कि फ्लोटिंग वोटर्स हैं, ओसिलेट करते हैं कि अगर आपका पलड़ा भारी हो गया, अगर उनको लास्ट समय में लग गया तो वो आपके साथ लग जाएंगे, हमारा पलड़ा भारी हुआ तो वो हमारे साथ लास्ट मोमेंट में लग जाएंगे। तो स्विंग वोटर्स जिसे आप कहते हैं, इलेक्शन एनालिस्ट वोटर, स्विंग वोटर्स हम कहते हैं। ये जो स्विंग वोटर्स हैं, ये ही कई बार जो रिजल्ट है उसको आश्चर्यजनक बना देते हैं। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है, वहां की जो जनसंख्या है, वो बहुरंगी है एक तरह से, पूरा कॉस्मोपॉलिटन सिटी के रूप में, और क्योंकि देश के अलग अलग सभी राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे किसी राज्य के थोड़े ज्यादा हैं, किसी के थोड़े कम है, मगर सबका प्रतिनिधित्व यहाँ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को यहाँ दिल्ली की चुनाव में लगभग बुला रखा है, सब लोग प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो अलग अलग स्टेट के उस वोटर्स को वो टारगेट करते हैं, जिसे हम और आप माइक्रो मैनेजमेंट, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट ये बीजेपी का है। यही माइक्रो मैनेजमेंट है कि अगर वहां 2000 वोटर भी आसाम के हैं तो आसाम के चीफ मिनिस्टर को लाकर उसका उनका भाषण उस क्षेत्र में कराया गया, इसी तरह से मध्य प्रदेश का, इसी तरह से राजस्थान का, तो इसी तरह ये बातें हैं। तो ऐसे में, लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं फ्रीबीज नहीं बोलूंगा, मैं इसको मानता हूं कि कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, हालांकि बजट की दृष्टि से ये गड़बड़ी पैदा करती है। कभी बजट पे जब आप चर्चा करेंगे तो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं तो बोलूंगा, क्योंकि बजट में इसको नॉन प्लान्ड बजट कहा जाता है। गैर योजनागत खर्च जो होता है वो है जो बढ़ता जा रहा है देश में, और इसी कारण से बजट का घाटा भी बढ़ता है, दिक्कतें पैदा करता है। तो अलग विषय है, कभी चर्चा करेंगे आप पर। तो इससे कि ये जो चीजें हैं, ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्कीम्स लाई जाती हैं, इससे क्या है कि देखिए, एक तो है कि बहुतायत में जनता दिल्ली की पिछले 10 वर्षों से उसका मजा ले रही है, उसका आनंद वो जनता उठा रही है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, सीवर का मुद्दा हो, महिलाओं को फ्री
डीटीसी बस में आने जाने की सुविधा हो, इसी तरह से बुजुर्गों को पेंशन की बात हो, तो ये सब काफी चीजें हैं। ऑटो रिक्शा चालक को जिस तरह से उसमें लोन दिए गए, आगे बढ़ाए गए, रोजगार की दृष्टि से कुछ चीजें, कुछ मदद उनको की गई है। तो ये सब जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, स्कूल का निर्माण है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी को बढ़ाना है, तो ये सब चीजें हैं। तो इससे क्या है कि जनता ने पिछले 10 वर्षों से उसका मजा ले लिया है, तो सोचता है कि जो देने वाला आदमी है ये खुद हमें दे रहा है, और ये कुछ बोल रहा है कि हम कुछ इस बार और जीत कर आएंगे तो थोड़ा और बढ़ा कर देंगे, तो हम इसी पर विश्वास क्यों ना करें। और जो बाहर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो 3500 दूंगा या 2500 दूंगा, मगर उनका रिकॉर्ड अभी दिल्ली में तो है नहीं। तो इसलिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से प्रूव्ड है, और यही सर्वे में भी निकल कर आया है। जो सी वोटर सर्वे किया है, तो उनमें भी यही चीजें निकल कर आई हैं। इसीलिए तो उससे क्या होता है कि बड़ा चंक जो है वो उनके साथ स्थिर रहेगा। नहीं ये तो भाई देने वाला है, पहले से दे रहा है, हम इसको क्यों लूज करें। मन में वो देखिए, जिसके अकाउंट में पैसे आएंगे जिसके माध्यम से, तो व्यक्ति वो तो सोचता है कि भाई लगातार आ रहा है, लगातार फायदा मिल रहा है, तो फायदा देने वाले को, जब वो देने वाला है ही ऑलरेडी, तो हम उसको क्यों छोड़ें, क्यों हटाएं हम उसको। उसी तरह से तो इस कारण से क्या है कि इस बहुरंगी चरित्र में भी गोलबंद होकर लोग वोट कर रहे हैं, पूरा गोलबंद होकर वोट कर रहे हैं इस कल्याणकारी योजनाओं के कारण से। और उसका अगर आप संकेत देखेंगे तो इस बार के सर्वे में भी आ रहा है। जो सी वोटर सर्वे है, मैं थोड़ा सा जिक्र करूं क्योंकि आपने जो सवाल किया है उसको, हमारे जवाब को ये पुष्ट करेगा ये सर्वे। ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो सर्वे किया है, कि इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को इस बार इन्होंने जितने लोगों का सर्वे किया, 3000 से कुछ लोगों का सर्वे इन्होंने किया था, तो उसमें से 51% वोट जो है वो अब भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। मुझे नहीं पता सैंपलिंग इनकी जितनी थी वो सैंपलिंग सही है गलत है, मैं उसका दावा नहीं ठोक रहा, बिल्कुल भी मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं, एकदम डिस्क्लेमर देकर मैं साथ में चल रहा हूं कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है। ये मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो बातें मैं कहता हूं वो सर्वे में, कुछ सर्वे में भी सामने आए हैं। तो सी वोटर ने जो कहा है कि 51% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है, इसके संकेत मिल रहे हैं। जबकि 41% जो है वो, अब देखिए थोड़ा विरोधाभासी है कि 41% जो वोटर्स हैं उनके अनुसार वो चेंज की इच्छा जता रहे हैं। 51% जा रहा है, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने का संकेत है। उनमें से अब उसमें से जितने सर्वे किए उसमें 41% जो है वो चेंज चाहता है। अब उस चेंज में आप देखिए क्या है, और आगे कहता है कि 100 से 80% जो महिलाएं हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को, पहले भी मैंने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी को अगर 100 महिलाओं ने 2020 में मत दिए थे, तो उनमें से इस बार बहुतायत में आम आदमी पार्टी के साथ ही वो खड़ी दिख रही है, उनके साथ, उनका ही साथ देते दिख रही है। ठीक है, 100 में से 80%, यानी 100 ने अगर दिया था वोट उस वक्त, तो उनमें से 80 महिलाएं आज भी आम आदमी पार्टी का समर्थक बनी हुई हैं। वैसे ही दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी को 100 महिलाओं ने वोट दिए थे 2020 में, तो उसमें से अब देखिए गिरावट है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, तो इसमें 100 में से 65% महिलाएं ही, जिसने 2020 में भाजपा को सपोर्ट किया था, उनमें से 65 महिलाएं ही इस बार भाजपा के साथ खड़ी दिख रही है। यानी 45 महिलाएं अगर परसेंटेज में ले लें तो 45% इनके पाले से महिलाएं निकल चुकी हैं। और वो कहां जा रही हैं? वो जा रही हैं कांग्रेस में नहीं, अच्छा, वो आम आदमी पार्टी की तरफ, हाँ, उनकी ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब कुल मिला के गुना भाग अगर आप करेंगे तो दर्शक अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं क्या सही होने वाला, क्या होने वाला है। ठीक है, अब इनमें से 25% जो हैं, 25%, बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने परसेंटेज यूज किया है सी वोटर ने, कि जो भाजपा के पाले से 35 महिलाएं, 100 में से 35 महिलाएं निकल रही हैं उनको छोड़कर, उनमें से 25 महिलाएं हैं जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पाले में जा रही हैं।
ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर के 100 में 80 को वो अपने पास रखे बांध हुए कर हैं, रखा है पहले से। उसमें वो सफल हो रहे हैं, और 25 छिटक के उनके पाले में, इधर से उनके पाले में जा रही हैं। तो आप ये क्या कहानी कह रही है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, अंदाजा कर। बिल्कुल। अब 2020 में कांग्रेस को वोट जिन महिलाओं ने जैसे किया था, वो सब के सब आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि उनको तो मात्र 4% वोट मिले थे। अब कोई प्रत्याशी ऐसा भी नहीं था कि जिसको देख करके कि वहां के मतदाताओं को उम्मीद जगे कि भाई ये आदमी आम आदमी पार्टी से ज्यादा आगे निकल सकता है, भाजपा को हरा सकता है, तो चलो इनके साथ लग जाएं। वैसी कोई स्थिति दिल्ली में थी नहीं। तो इसीलिए उम्मीद की किरण उनमें अभी मतदाताओं को नहीं दिख रही है। इन कुछ जो ये सर्वे हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, कुछ विरोधाभासी बातें हैं, तो इनमें से औसतन अगर आप निकालेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी, आपके दर्शकों को, कि क्या होने वाला है। अब आपने जो आप कल्याणकारी योजनाएं, जो फ्रीबीज की बात आप करते हैं, क्योंकि इन्होंने डिलीवर करने में अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया 10 साल में कि भाई लगभग, करके दिखाया। मैं ये नहीं कहता कि 100% हमने धरातल पर उतार दिया। 500 स्कूल बोले थे, अब बोल रहे हैं कि 100 नहीं बने हैं। ठीक है। इसी तरह से अस्पताल की बातें इन्होंने कही थी, मोहल्ला क्लिनिक की बातें कही थी, इतने बनाऊंगा, धरातल पर उतने नहीं है। तो इसीलिए जो कुछ कहा जाता है उतना सब कुछ धरातल पर उतरता नहीं है, क्योंकि ये तो लड़ाई में, तू में लगातार 5 साल इन्होंने निकाल दिया। दिल्ली की जनता का समय इन्होंने बर्बाद किया है वहां की दृष्टि, विकास की दृष्टि से। तो लेकिन क्योंकि फिर भी ट्रैक रिकॉर्ड इन्होंने अपना अच्छा बना लिया है, इसीलिए लोग इनके साथ, महिलाएं इनके साथ रुकी हुई हैं। और मैंने पहले ही बोला कि जो महिला वोटर्स हैं 60-67 लाख के आसपास, वो तो अहम रोल अदा करने वाली हैं। अब उसमें से अगर आप इसको, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये सर्वे ठीक है, मतलब थोड़ा 5-7% आप इधर उधर भी अगर आप कर दें इसको एक तरह से, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि वहां जो महिलाएं हैं वो कहां जा रही हैं, क्या वोट करने वाली हैं, किस चुनाव। मैं एक सवाल है, मैं एक आपसे चर्चा करने से पहले, एक मेरे साथी हैं, अभी दिल्ली कवर कर रहे हैं, बड़े चैनल के पत्रकार हैं, मैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सुशील ये हरियाणा नहीं है कि यहाँ की जनता, मैंने उनसे कहा कि अब तो 4 दिन बड़ा क्रूशियल है पार्टियों के लिए, प्रधानमंत्री भी प्रचार में कूद गए हैं, और तमाम पूरा हरियाणा यही कहे कि पूरा देश, पूरी बीजेपी जदोजहद कर रही है वहां सत्ता पाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड, ये दिल्ली, ये हरियाणा है, बिहार यूपी नहीं है कि यहाँ 4 दिन में सब कुछ बदल जाए। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ 90% जो लोग हैं, जनता है, वो पहले मन बना लिए, चाहे आप कुछ भी करो, कोई कलर चढ़ाओ, उन पे कलर नहीं चढ़ेगा। वो अगर उन्होंने बीजेपी का मन बना लिया है आज से 10 दिन पहले, तो बीजेपी को देंगे, चाहे केजरीवाल कुछ भी कर ले। और जिन्होंने केजरीवाल का मन बना रखा है, तो वो चाहे मोदी जी या तमाम लोग कुछ भी कर लें, वो मन अपना नहीं बदलेंगे। तो फिर मैंने कहा कि 4 दिन को आप किस रूप में देख रहे हो? तो उन्होंने भी जिक्र किया कि जो 10% जो वोटर्स है, चूंकि दिल्ली में इस बार 5 से 7 सीटों का ही कशमकश है, तो उसको देखते हुए बीजेपी प्रचार अभियान तेज कर रही है कि वो 5 सीट भी अगर पाले में आ गई तो किसी तरह बीजेपी वो सत्ता पे काबिज हो। आपकी क्या राय? हाँ, ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि मैंने पहले कहा कि ये जो अब जो 4 दिन 5 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन बचे हुए हैं, ये 4 दिन को मैं कयामत की रात मानता हूं दिल्ली में रिजल्ट की दृष्टि से। तो इन 4 दिनों में अब वही है कि जो स्विंग वोटर्स हैं, जिसके और आपने बोला 10% के आसपास यही है, तो प्लस माइनस 8 से 10% जो वोटर्स हैं, ये कई बार बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट दे देते हैं। कई बार एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट देते हैं, या फिर कई बार ये सोच लेते हैं कि नहीं हमको पिछले वाले को ही दोहराना है, तो फिर बिल्कुल ही उसी तरह की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे में इनको ये कितना झटक पाएंगे, उनमें से 2 फैक्टर्स जिसकी चर्चा के आरंभ में मैंने कही थी कि महिला वोटर्स 67 लगभग लाख के आसपास जो महिला वोटर्स हैं, वो 74 है सर, महिला वोटर 74, ये 71 71.74 लाख, 74 लाख। तो इसमें कितना कुछ बीजेपी अपना शेयर ले पाती है, और क्या कांग्रेस भी, जो अब लास्ट मोमेंट में राहुल गांधी मैदान में आए हैं, भाषण दे रहे हैं, तो कांग्रेस भी क्या कुछ
इनमें से अपना शेयर ले पाएगी, निर्धारित कर पाएगी, सुनिश्चित कर अच्छा, पाएगी। एक लाइन रोकूंगा। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस जब सक्रिय होगी, मान लीजिए जितनी सक्रिय होगी, किसके वोट बैंक पे असर पड़ेगा? देखिए, ये तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आधार ही वही है आम आदमी पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अन्य कुछ राज्यों के लिए अगर आप पिछले 15-20 वर्ष पीछे अगर देखेंगे तो वो वहां के लिए शायद नई हो सकती है। कुछ ऐसे राज्य हैं, चर्चा करेंगे इस बात पे कभी हम, कि कैसे उनका उठान हुआ है। लेकिन दिल्ली की बात अगर मैं करूं आपसे, तो 25 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में थी। मदन लाल खुराना जैसे इतने मजबूत नेता इस भारतीय जनता पार्टी ने, यानी दिल्ली ने भाजपा को दिए हैं। भाजपा ने क्या, दिल्ली ने भाजपा को दिए थे। साहब सिंह वर्मा जैसे नेता दिल्ली ने भाजपा को दिए थे। तो तब तो ये एक छत्र राज था उनका वहां। तब आम आदमी पार्टी कोई सवाल ही नहीं, कोई कहीं बीज नहीं था, कुछ नहीं था, इसका कोई मतलब चर्चा में भी नहीं था, न इनका कोई इनिशिएशन हुआ था। तब केवल कांग्रेस से उनका टक्कर। और वैसे में तो भाजपा तो पहले से यहां स्थापित थी, उनका तो संगठन पहले से घर घर में यहां संगठन है, चाहे संघ के माध्यम से हो या खुद का पार्टी का संगठन हो। एक एक आप कहें तो मैं उस वक्त के एक एक मंडल अध्यक्ष का नाम आपको गिना सकता हूं भाजपा का। मैं, क्योंकि देखिए, मैं तो धरातल पर बैठकर पत्रकारिता, चाहे कितनी सीनियरिटी जूनियरिटी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, तो इसलिए मैं उस तरह से हमेशा पत्रकारिता करता रहा हूं। तो ऐसे ऐसे लोग थे और इतने सक्रिय लोग थे, बहुत मजबूत लोग थे, सबका अपना आधार होता था उस वक्त का। तो इसलिए कह रहा हूं कि वो ये कोई नई पार्टी वहां के लिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में तो आम आदमी पार्टी ने किसको खिसकाया, जो 3 बार से 15 साल से सत्ता में वहां बैठी थी कांग्रेस पार्टी, प्रचंड बहुमत के साथ शीला दीक्षित आती थी। तो उनका आधार पूरी तरह से इन्होंने खींच लिया, निस्तानाबूद कर एक तरह से, एकदम से, और कांग्रेस को बिल्कुल वॉश आउट कर दिया दिल्ली से। तो इसीलिए कि अब अगर वो 1%, 2%, 3% वोट भी अगर लेते हैं, तो आप यकीनन वो आम आदमी पार्टी के पाले में उसी उसमें सेंध लगाएंगे निश्चित रूप से। तो उसका फायदा, देखिए, जितना आप अपने विरोधी को, मतलब किसी के विरोधी का नुकसान होता है, तो जो दूसरा प्रतिद्वंदी है ना, उसको वो डबल फायदा देता है। ये चुनावी गणित है, बहुत स्पष्ट। आम आदमी शायद इस चीज को न समझे, लेकिन अगर 4% वोट आम आदमी पार्टी का उसके पाले से कांग्रेस में चला गया, तो बीजेपी को बढ़त कितनी, जस्ट 8%। 8%। डबल होता है वो इस तरह से कि एक तो उसका कम हो गया और आपका कम नहीं हुआ, तो आप उस पर हावी होंगे। तो 5 से 7 सीटों का ही तो खेल है, अगर कसमकस है आपके शब्दों में, तो भाई 5 से 7 सीटों का ही तो खेल है, उतने में काम तमाम हो जाएगा। एक अपोजिशन में बैठने को मजबूर होंगे और एक सत्ता में चले जाएंगे, वहां विधानसभा में फिर दहाड़ेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो स्थिति है, इसलिए कांग्रेस उसको नुकसान पहुंचाएगी। कितना नुकसान पहुंचा पाती है, महिलाओं में क्या उनका शेयर होता है, एक। दूसरी बात यह है कि क्या युवाओं में जो 20 से 29 साल के जो यंग चैप्स हैं, वहां यंग प्रोफेशनल्स हैं, पढ़ने लिखने वाले या फिर नौकरी करने वाले जो युवा हैं, ये 25 लाख के आसपास हैं, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा कहता है। तो इन 26 लाख में कितनों पर प्रधानमंत्री जी डोरे डाल पाएंगे और कितने आम आदमी के साथ बने रहेंगे पिछले 2020 की तरह से, उसमें परसेंटेज उनका क्या होगा। और राहुल गांधी जो लगातार जा रहे हैं, उन्होंने इस बार कंपैरेटिवली अपना प्रदेश अध्यक्ष जो देवेंद्र यादव को बनाया है, तो कंपैरेटिवली वो यंग हैं पहले के अन्य कई लोगों से, अगर केवल अजय माकन को छोड़ दें हम तो यंग है वो, ठीक है। उनका अपना एक आधार है जातिगत, क्योंकि यादवों का वोट दिल्ली में कुछ पोर्शन ऐसा है जहां बहुत अच्छा प्रभाव रखता है। तो ऐसे में तो ये है कि क्या वो अपनी ओर खींच पाएंगे, जो उन्होंने गारंटी दी है, 10, 12, 15 गारंटी जो बातें वो कर रहे हैं, 8 गारंटी, 15 गारंटी, तो क्या उससे वो खींच पाएंगे? अगर नहीं खींच पाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। फिर तो आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और भाजपा 2, 4, 5, 7 सीटों के लिए शायद रह जाएगी, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन सुशील, इसमें एक चीज बहुत और इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके दर्शकों के
मैं एकदम बताऊंगा, क्योंकि आपके इस सवाल से जुड़ा हुआ है और जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको ये विंडिकेट करने वाली चीजें हैं। ये एक अलग तरह का सर्वे है, ये सर्वे है और ये मुझे भी पहली बार ये सुनने को मिल रहा है, लेकिन इसकी चर्चा मीडिया में बहुतायत है। सभी जगह आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया में और जो वेब पोर्टल मीडिया है सारे के सारे, सब पर इनको प्रमुखता से लिया गया है। वो क्या है, ये स्पेशल फॉर द सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट वोटर्स के लिए इन्होंने सर्वे किया है और ये उसी से संबंधित संस्था है, ये एनजीओ है, द नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, ये NACEAOR शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, द नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन। ये है, इन्होंने अपने ही सेक्शन के लिए दिल्ली में सर्वे कराया। लगभग 6256 लोगों से इनकी पूछताछ हुई, अपने सवालों से को उन्होंने उनके सामने रखा और उनमें से 2574 जो हैं वो महिलाएं हैं। जो 6256 लोगों से बात की उनमें से आधे मान लीजिए कि 2574 यानी 2574 महिलाएं हैं। अब आप देखिए इनका जो सर्वे है वो बड़ा चौंकाने वाला है, ये भी कुछ कहता है। अब क्या कहता है ये 8 तारीख को पता चलेगा कि कितना सही कहा और कितना गलत कहा। तो ये कहते हैं कि दिल्ली की कुल 70 में से 35 सीटों पर, दिल्ली की 70 में से 35 सीटों पर मतदाताओं का यानी SC मतदाताओं का रुझान आम आदमी पार्टी की ओर है। क्या बात है, ठीक है, बड़ा कैटेगोरिकली इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बातें कही हैं। एक दूसरा, SC वोटर्स का 28 सीटों पर, जैसे मैं कह रहा था कांग्रेस कितना ले पाती है, ठीक है, तो लेकिन उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इस फैक्टर को भी सामने रखना बहुत जरूरी है। तो SC वोटर्स का 28 सीटों पर, दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर भाजपा की ओर रुझान है, ठीक है, और SC वोटर्स का दिल्ली की 70 में से 7 सीटों पर, केवल 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव है SC का। ये तो उन्होंने सीटों में ये बातें कही हैं, ठीक है, लेकिन अब अगर आप इसके परसेंटेज में जाएंगे तो थोड़ा विरोधाभासी दिखेगा, लेकिन मैं वहां एक तरह से ये एक मार्जिन लेकर चलता हूं कि 2 से 4% आप मान, क्योंकि देखिए कोई भी सर्वे इतना परफेक्ट नहीं होता है, कई बार आपका बैठ जाता है, कई बार नहीं बैठता है, कई बार लोग बहुत जो कि आज वोटर्स बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हो चुके हैं, तो आप चाह करके भी उनके पेट में, जैसे बोलते हैं ना, कुएं में झग्गर डालकर डूबे हुए बाल्टी को निकालते हैं अपने आप, बोलते हैं, तो आप चाहे कितना भी सख्त से सख्त झग्गर आप डालें मतदाता के पेट में, आप उनकी बात नहीं निकाल सकते, सही बात। कई ऐसे मतदाता हैं, तो इसीलिए मैं 2 से 4% को मैं मान के चलता हूं कि वो एक एरर मार्जिन आप दे सकते हैं उसमें से। तो इस सर्वे में अब ये कहा गया है अगला कि इस सर्वे में कुल SC जो वोटर्स हैं उनमें से 44%, यानी 100 में से 44% जो वोटर्स हैं SC, वो आम आदमी पार्टी को वोट देने का संकेत दे रहे हैं। 44% 100 में से, ठीक है। कुल मिलाकर ये कहना सही होगा कि जो दलित समाज यानी SC वोटर्स जो हैं उनका बहुतायत जो झुकाव है वो कहां जा रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है। और आगे, क्योंकि कांग्रेस के, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में भी 21% शेड्यूल कास्ट वोटर्स जो हैं वो वोट देने का संकेत दे रहे हैं दिल्ली में। केवल 32% शेड्यूल कास्ट वोटर्स जो हैं वो भाजपा के साथ जाने का संकेत दे रहे हैं। अब अगर आम आदमी पार्टी के 44%, कांग्रेस पार्टी के 21% को मिलाते हैं आप, तो बहुतायत अलग जा रहा है। लेकिन यहाँ मतलब ध्यान रखने वाली बात यह है, लोकसभा में तो ये दोनों मिलकर लड़े थे,
आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन अब स्थिति बदली हुई है, इसलिए कि ये दोनों अलग अलग धारा में जा रहे हैं, अलग अलग इन्होंने अपने अपने उम्मीदवार सारे के सारे उतार दिए हैं। तो ऐसे में जो 21% वोट अगर शेड्यूल कास्ट वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के पाले में अगर जा रहे हैं, राहुल गांधी के संविधान बचाओ और ये वो जो कुछ भी वो कर रहे हैं, आरक्षण बचाओ, इस तरह की बातें कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, तो उसके कारण से अगर उनके पाले में जाएंगे भी तो उसकी प्रासंगिकता किसके लिए होगी? ये होगी, मेरा स्पष्ट मानना है, अगर ऐसा होने जा रहा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा होने जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि 21% देखिए दलित समाज के वोटर्स जो है एससी का दिल्ली में बहुत जबरदस्त वोट है, बहुत जबरदस्त, मतलब 17 से 27% के बीच में असेंबली वाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें वेरी करता है उनका वोट, तो बहुत मजबूत स्थिति में है और वो कुछ भी रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर एकमुश्त होकर के इस तरह से अगर वो जाएंगे तो इसका नुकसान किसको होगा? जिन 7 सीटों पर कम से कम, क्योंकि पहले हमने शुरू की और पहला सर्वे ये कहता है, दूसरा सर्वे भी कहता है कि 6 से 7 सीटों का अंतर भाजपा शायद बहुमत से रह जाए, लेकिन अगर 7 सीटों पे दलित समाज के लोग वोटर्स कांग्रेस के साथ जा रहे हैं दिल्ली में इस सर्वे के अनुसार, तो वहां हारेगा कौन? आम आदमी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 32 से 35 जो उनका वोट परसेंटेज है उसी आसपास में ऑसिलेट कर रहा है, बहुत नुकसान नहीं है, कुछ चीजों को, महिलाओं को अगर छोड़ दें तो किसको फायदा होगा? नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को और फायदा उनके प्रतिद्वंदी भाजपा को होगा। इसीलिए फिर मैं कह रहा हूं कि कसमकस की स्थिति है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बराबर का, लगभग बराबर का टक्कर है, 2 से 4%, 5% एरर मार्जिन लेके चलें किसी भी सर्वे में आपको एकदम दिखेगा कि कांटे की टक्कर अभी, अगर ये सर्वे ठीक है तो, मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा ये सही है, मैं कह रहा हूं अगर ये ठीक है तो कांटे की टक्कर का संकेत ये दे रहे हैं। तो इसीलिए ये, तो अब इंडिया ब्लॉक के साथ इतने बहुतायत में शेड्यूल कास्ट वोटर्स जा रहे हैं तो रिजल्ट और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा ना। और मैंने आपको पहले सट्टा बाजार की कहानी आपको बताई ही, आगे एक सर्वे और है जो उसकी चर्चा थोड़ी सी करके और फिर फिर अगला सवाल आपका जो होगा कुछ का जवाब मैं दूंगा, कि जैसे टाइम्स नाउ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उस ग्रुप में काम किया, आपका पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, उस ग्रुप में हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम रहे हैं, तो वहां से टाइम्स नाउ जो है, चैनल में हमने नहीं किया, प्रिंट मीडिया में हम रहे हैं, तो टाइम्स नाउ ने जो सर्वे किया है तो इनके 3 मुख्य आधार थे, उससे भी ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि लड़ाई लगभग कांटे की है, कि आपकी सीटें कम होने के आसार, इन्होंने ये संकेत दिया है कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी। सीटें कितनी थी? 62, 62 इस बार 20 में जो सीटें थी इनके पास, आम आदमी पार्टी के पास 62 थी, भाजपा के पास 8 सीटें थी। हालांकि अभी 62 अब नहीं है उनके पास, क्योंकि उनमें से 2, 4, 5 अदल बदल हुए, हाँ, जैसे गहलोत जी आए, उससे पहले भी आए, उससे पहले इधर उधर हुए, ठीक है, तो वो कम हुई हैं वो चीजें, बहरहाल, लेकिन उस वक्त की स्थिति पे मैं बात कर रहा था। तो 62 सीटें उनके पास थी, 8 सीटें भाजपा के पास थी, तो अगर 62 से कम होंगी सीटें आम आदमी पार्टी की, जैसा कि टाइम्स नाउ का सर्वे कहता है, तो कम होंगी, वो संकेत सभी सर्वे दे रहे हैं कम होंगी। इससे पहले जितने सर्वे की चर्चा मैंने आपसे की, वो सब संकेत दे रहे हैं कि 5 से 7, 4 से 5 इस तरह की सीटें कम हो सकती हैं, 7 सीटें कम हो सकती हैं, 7 का 10 भी हो सकता है, 7 का 5 भी हो सकता है, ये चलेगा। उसी तरह से महिला वोटर्स जो है अहम रोल अदा करेंगी, ये टाइम्स नाउ कहते हैं, और उस पर विश्लेषण हम पहले कर चुके हैं कि क्या स्थिति होने वाली है, जो एक सी वोटर्स ने क्या संकेत दिया है। उसके बाद दलित समाज वाला जो सर्वे आया है, उस सर्वे में भी लगभग 2500 के आसपास महिला वोटर्स हैं, उनका क्या संकेत मिल रहा है उससे भी स्पष्ट हो रहा है। और आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान
संभावना इन्होंने जताई है, यानी कि 36 सीटों तक आम आदमी पार्टी पहुंच सकती है अगर टाइम्स नाउ का पोल सही में धरातल पर उतरा। इनका जो